हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई मेहंदी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। आस्था और उसके पति रवि एक साथ कारखाने में काम करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। दोनों साथ में बहुत खुश थे और उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। जो भी कमाई होती उसी के साथ उनकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। अरे जल्दी कारखाना जाना है, आज बहुत काम है। अरे हाँ, मैं तो तैयार हो गया हूँ, तुम जल्दी चलो। हाँ, अभी आई। आस्था और रवि दोनों साथ में कारखाना जाते हैं। दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन लेट से पहुँचने के कारण दोनों जल्दी जल्दी काम करने लग जाते हैं। जल्दबाजी में रवि का हाथ एक बड़ी सी मशीन में आ जाता है और रवि का हाथ मशीन से कट जाता है। अब घर कैसे चलेगा? आपको छोड़कर मैं काम करने नहीं जा सकती, और अगर काम करने नहीं जाऊंगी तो घर में पैसे कैसे आएंगे? हे भगवान, कुछ मदद करो। आज अगर मेरे हाथ सलामत होते तो तुम्हें इतनी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आप चिंता मत कीजिए, कुछ न कुछ उपाय जरूर निकलेगा। आस्था रवि को तसल्ली देने के लिए ये बात बोल तो देती है, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि घर का खर्च कैसे चलेगा। तभी आस्था के घर पर उसकी पड़ोसिन शीतल आती है और कहती है, हाय दैया, आस्था तेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब तू अकेले कैसे कर पाएगी इतना कुछ? सुन, मेरे पति सुनार की दुकान में काम करते हैं। अगर तुझे अपने जेवर बेचने होंगे तो मुझे बता देना। अगर मेरे जीवन में ये दिन आए हैं तो कोई न कोई रास्ता भी जरूर निकलेगा। आपने हमारी इतनी चिंता की, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल तो अच्छाई का जमाना ही नहीं है। पति का हाथ चला गया, लेकिन तेरी अकड़ अभी भी बाकी है। आस्था दुखी मन से गांव के बाहर एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ से एक जादूगरनी गुजर रही थी और उसकी नजर आस्था पर पड़ती है। फिर वो उसके पास जाती है। क्या बात है बेटी, तुम बहुत चिंता में लग रही हो। आस्था अपने साथ घटी सारी घटना को उस जादूगरनी को बताती है। देखो बेटी, मैं तुम्हारा दुख तो खत्म नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे दुख को भुलाने के लिए मेरे पास कुछ है। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर जादूगरनी जी। तभी जादूगरनी अपने जादू से वहाँ कुछ मेहंदी के पत्ते प्रकट कर देती है। जादूगरनी जी, ये तो मेहंदी के पत्ते हैं। हाँ, ये कोई आम मेहंदी के पत्ते नहीं है, ये जादुई मेहंदी के पत्ते हैं। इन्हें पीस कर यदि किसी के हाथ पर लगाओगी तो वो खुद ब खुद ही डिजाइन वाली मेहंदी बन जाएगी। और ये जादुई मेहंदी है तो ये कभी भी खत्म नहीं होंगी। तुम इसे कैसे इस्तेमाल करती हो, ये तुम पर निर्भर करता है। धन्यवाद जादूगरनी जी, मैं इस मेहंदी के पत्ते का अच्छे से इस्तेमाल करूंगी। फिर वो जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। आस्था वो मेहंदी के पत्ते को लेकर घर वापस आ जाती है और घर के आगे एक बोर्ड लगा देती है कि यहाँ मेहंदी लगाई जाती है। कुछ ही समय में उसके पास कस्टमर भी आने लगे। देखते ही देखते कुछ दिनों में आस्था की दुकान में भीड़ लग गई और कुछ ही दिनों में आसपास के गांव वाले आस्था से ही मेहंदी लगवाने आने लगे। ये भिखारन आस्था के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? जरूर इसमें इसकी कोई चाल होगी। आज रात जाकर मैं पता करती हूँ। शीतल आस्था के घर में छुपकर देखने लगती है। वो देखती है कि आस्था वो मेहंदी के पत्ते को बार बार पीस कर इस्तेमाल कर रही है और वो खत्म ही नहीं हो रहे थे। तभी शीतल के मन में लालच आ जाता है और वो मौका पाते ही वहाँ से वो मेहंदी के पत्ते लेकर भाग जाती है। अरे वाह, अब मैं भी आस्था की तरह ही अमीर बन जाऊंगी। शीतल भी आस्था की ही तरह मेहंदी लगाने की दुकान खोल लेती है और कुछ गांव की औरतें मेहंदी लगवाने के लिए आ भी जाती हैं। शीतल सबको मेहंदी लगाने लगती है। धीरे धीरे करके सभी औरतों के हाथों में अचानक से जलन होने लगती है और सभी औरतें जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। ये कैसे हो रहा है?
आस्था भी तो यही पत्ते इस्तेमाल कर रही थी। तभी सारी औरतें मिलकर शीतल की दुकान को तोड़ने लगती हैं। इसके डर से शीतल वहाँ से भागकर आस्था के पास जाती है। आस्था, अरे वो आस्था, कहाँ हो तुम? क्या हुआ शीतल, तुम इतना कांप क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? ये मेहंदी के पत्ते मैं तुम्हारे घर से चुरा कर ले गई थी और मैंने सोचा था कि तुम्हारी तरह मैं भी अमीर बन जाऊंगी, लेकिन मैंने जिनके भी हाथ में मेहंदी लगाई उनके हाथ जल गए। वो इसलिए क्योंकि तुमने ये मेहंदी चुरा ली थी। ये कोई आम मेहंदी नहीं है, ये जादुई मेहंदी है। मुझे माफ कर दो, अभी के लिए मुझे उन सभी से बचा लो प्लीज। आस्था शीतल को माफ कर देती है और मेहंदी का लेप बनाकर गांव की सभी औरतों को लगा देती है, जिससे उनके हाथों पर होने वाली जलन खत्म हो जाती है। उसके बाद से आस्था अपना काम दोबारा से शुरू कर देती है और खूब तरक्की करती है। संजना की चाची जो कि दिल्ली में रहती थी, वो उसके लिए एक अच्छे घर का रिश्ता लेकर आई हुई थी। देखो भैया, मेरी इतनी जान पहचान तो नहीं है लड़के वालों से, पर इतना जरूर जानती हूँ कि आस पड़ोस में कहीं भी पूछोगे तो लोग अच्छा घर ही बताएंगे। ठीक है रीमा, अगर तुम कहती हो तो लड़के वालों को एक बार बुला लेते हैं और संजना भी लड़के को देख लेगी। संजना की बुआ लड़के वालों से अपने तरीके से बात कर लेती है और कुछ ही दिनों बाद संजना की शादी पुनीत नाम के लड़के से हो जाती है। पता नहीं इस काम वाली को छुट्टी लेकर के गांव अभी ही जाना था। उसे पता था कि शादी वाला घर है, नई नवेली दुल्हन आएगी तो घर में 100 काम होंगे, फिर भी बिना बताए गांव निकल गई। अब मैं दूसरी काम वाली इतनी जल्दी कहाँ से ढूंढूंगी? कांता, एक प्याली चाय दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। सुबह से एक प्याली चाय भी नहीं मिली है। तुम्हें तो जब देखो चाय पीने की पड़ी रहती है। पता भी है एक बर्तन भी धुला हुआ नहीं है जिसमें तुम्हारे लिए चाय बना दूं। ढेरों बर्तन पड़े हुए हैं जूठे। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अब तुम मुझे ये मत कहना कि मैं छुट्टी कर लूँ और तुम्हारे साथ घर का काम करवाऊँ। मेरा आज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सबमिट होना है, इसलिए मैं तो कोई काम नहीं कर सकती। ये लो, अब इसे भी अभी कॉलेज जाना था। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। संजना की सास कांता अभी काम वाली को लेकर परेशानी हो रही थी कि तभी संजना कांता की सारी बातें सुन लेती है और रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है। अरे संजना बहू, तुम ये रसोई में क्या कर रही हो? हटो हटो हटो, ये झूठे बर्तन तुमसे थोड़ी ना धुलवाऊंगी। अभी तुम्हारे हाथों की मेहंदी तक नहीं उतरी है। माँ जी, आप परेशान मत हो, मैं थोड़ी देर में सारा काम निपटा दूंगी। आप अकेले इतना काम नहीं कर पाओगी। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं कोई और काम कर लेती हूँ। माँ, पड़ोस में किसी से पता करो, शायद कोई और काम वाली मिल जाए। मैंने पहले ही पूछा था, पर अभी किसी भी काम वाले के पास समय नहीं है। पुनीत काम पर चला जाता है, संजना सारे घर का काम करती है। अब तो रोजाना ही ऐसा ही होने लगा। काम वाली तो थी नहीं। संजना की नंद अंजलि सुबह होते ही कॉलेज निकल जाती और सास पैरों में दर्द के बहाने बिस्तर पर आराम करती। संजना तो मानो घर के काम में ही उलझ सी गई थी। एक शाम, माँ, तुम बिल्कुल सही बहू ढूंढ कर लाई हो। बेचारी गरीब घर की है, इसीलिए चुपचाप संस्कारी बहू की तरह घर का सारा काम कर लेती है। अगर कोई पैसे वाले घर की लड़की बहू बना कर ले आती तो वो पूरे घर को अपने इशारों पर नचाती और तुम और मैं बस दिन भर बर्तन ही घसते रह जाते। तभी तो मैंने इसकी बुआ को शादी के लिए हाँ कह दिया था। मुझे पता है ये गरीब घर की लड़कियाँ बड़ी सीधी सादी बहुएं साबित होती हैं। अब काम वाली गांव भाग गई। सोच, ये ना होती तो कौन काम करता। कांता, तुम दोनों माँ बेटी को तो संजना बहू का शुक्रगुजार होना चाहिए। बेचारी ने आते ही पूरा घर संभाल लिया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। संजना सभी घर वालों की देखभाल का पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन, क्या हुआ पुनीत बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो? और आज तुम ऑफिस भी नहीं गए? पापा, मेरी नौकरी छूट गई है। कंपनी घाटे में चल रही थी, इसलिए उन्होंने मेरे जैसे बहुत से वर्कर्स को निकाल दिया। दिमाग खराब हो रहा है मेरा। गाड़ी की किस्त भरनी है, घर का लोन भी पूरा नहीं हुआ है। घर का खर्चा, अब सब कुछ कैसे होगा?
कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुनीत बेटा चिंता मत कर, अब कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। ज्यादा होगा तो कुछ दिनों के लिए मैं कोई काम कर लूँगा। पापा मेरे होते हुए आप काम नहीं करोगे, मैं कुछ सोचता हूँ। पुनीत दूसरी नौकरी को लेकर परेशान था। उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। घर में पैसों की तंगी भी शुरू हो गई। पुनीत ने अपनी गाड़ी बेच दी। घर के लोन को लेकर वो परेशान था। 15,000 रुपए की किस्त उसे भरनी थी। तभी भैया मेरी कॉलेज की फीस इस बार बहुत लेट हो गई है। मेरा आखिरी साल है। अगले महीने की 5 तारीख तक 12,000 रुपए फीस के भरने हैं। अच्छा ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। तभी संजना अपने मन में ये सोचती है कि ऐसे खाली हाथ पर हाथ रखकर मैं नहीं बैठ सकती। घर में सभी बहुत परेशान हैं। मुझे कुछ करना होगा। पता नहीं मेरी सहेली रूपा ने बात कर ली कि नहीं। मेरे काम के लिए पूछती हूँ। हेलो रूपा, मैं संजना बोल रही हूँ। तूने बात की? फिर पार्लर में जगह खाली है क्या? हाँ, मैंने बात कर ली है। 12,000 रुपए महीना देंगी बबीता मैम। तू हाँ बोलती है तो मैं बात कर लेती हूँ। ठीक है, तू हाँ बोल दे। कम से कम कुछ तो पैसे आ जाएंगे। संजना पुनीत से पार्लर में मेहंदी लगाने की नौकरी की बात करती है। पहले तो वो मना करता है, पर संजना उसे समझाती है। पुनीत, मैं जानती हूँ कि आप परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। मैंने आपसे शादी के बाद हर सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया था और आप परेशान मत हो। मैं घर और बाहर का काम एक साथ संभाल लूंगी। ठीक है संजना, तुम कल से पार्लर में नौकरी के लिए जा सकती हो। अगले दिन से संजना सारे घर के काम करने के साथ साथ पार्लर भी जाती और वहाँ पर पूरा दिन मेहंदी लगाने का काम करती और शाम के वक्त घर आती। संजना बहुत मेहनत कर रही थी ताकि वो अपने परिवार की मदद कर सके। संजना बहुत सुंदर मेहंदी लगाती थी। ये बात उसकी सास को तब पता चली जब उसने पार्लर में काम करना शुरू किया। संजना को पार्लर में काम करते हुए 1 महीना बीत चुका था। पार्लर की मालकिन बबीता भी संजना की मेहंदी लगाने के काम को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। संजना, तुम सचमुच बहुत मेहनती हो। पिछले 1 महीने में बहुत से कस्टमर तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं और अपनी फैमिली फ्रेंड्स की शादी या सगाई के फंक्शन के लिए तुम्हें ही मेहंदी के लिए बुक करना चाहते हैं। और हाँ, ये लो तुम्हारी सैलरी 12,000 रुपए। बाकी ये तुमने ओवर टाइम भी शादी के सीजन में बहुत किया है, उसके 6,000 रुपए अलग से दे रही हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने मेरे काम की इतनी तारीफ की। मैं तो बस भगवान की कृपा से मेहनत से करती हूँ। संजना घर आ जाती है और 12,000 रुपए अंजलि के हाथ में रखती है। अंजलि, ये तुम्हारे कॉलेज की फीस के पैसे। तुम कल ही अपने कॉलेज की फीस जमा कर देना। भाभी, ये तो आपकी मेहनत की कमाई है। आप ये सारे पैसे मुझे दे रही हैं? नहीं भाभी। अंजलि, तुम मुझे अपनी भाभी कहती हो ना, और भाभी तो माँ सम्मान होती है। तो क्या तुम अपनी भाभी माँ के पैसे नहीं लोगी? तुम अपने भैया से भी तो पैसे लेती हो ना। तो मुझ में और तुम्हारे भैया में क्या फर्क है? मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ, इसलिए ये पैसे रख लो। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने ना जाने आपके बारे में क्या क्या गलत सोचा। पुनीत को भी दूसरी नौकरी मिल जाती है। अब संजना और पुनीत दोनों मिलकर काम करते थे। कांता और अंजलि भी अब संजना के घर के काम में बहुत मदद करती थी। परिवार में खुशियाँ फिर से लौट आई थी और सभी हंसी खुशी मिलकर रहने लगे थे। मीना, ओ मीना, चल तो जल्दी से आटा गूंद दे, मैं फटाफट रोटियां सेक दूंगी। नहीं माँ, मैं नहीं गूंद पाऊंगी, मैंने मेहंदी लगा ली है हाथों पर। क्या सुबह सुबह तू फिर मेहंदी लगाकर बैठ गई? बड़ी मक्कार है सच में। काम में मदद न करनी पड़े इसीलिए जब देखो मेहंदी लगाकर बैठ जाती है। चल जल्दी से हाथ धोकर आ मेरे पास, मुझे काम पर जाने के लिए देर हो रही है। माँ, बस आज कर लो ना। देखो ना, मैंने कितनी मेहनत से कितना सुंदर डिजाइन बनाया है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मीना के हाथों पर पड़ती है, उसका गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है और वो मीना से कहती है, अरे वाह मीना, तूने तो बड़ी सुंदर मेहंदी लगाई है। हाँ माँ, वो शांति दीदी ने मुझे एक किताब दी थी कल, उसमें बड़ी सुंदर सुंदर डिजाइन बने हैं।
बस उसी में से देखकर लगाई है मैंने। सुंदर है ना? हाँ हाँ, बहुत सुंदर है। अरे लेकिन मुझे तो ओफो, फिर लगा लिया ना तूने बातों में। पहले से ही देर हो रही है, ऊपर से तू भी मेहंदी लगाकर महारानी जैसे बैठ गई है। माँ, तुम इतना परेशान क्यों होती हो? 1-2 घंटे में जब मेरी मेहंदी सूख जाएगी तो मैं घर के सारे काम कर दूंगी। मीना की बात मानकर कावेरी काम पर चली जाती है। वो एक बड़ी सोसाइटी के घरों में काम करती थी और इसी काम से कावेरी और मीना का गुजारा चलता था। कावेरी के पति की कई साल पहले एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। तब से कावेरी पर ही सारी जिम्मेदारी थी। मीना भी घर के कामों में उसका पूरा हाथ बटाती थी। मीना को मेहंदी लगाना बहुत पसंद था। उसने अपने घर के पीछे मेहंदी के कई सारे पौधे लगा रखे थे, जिनका वो बहुत ख्याल रखती थी। वो अपने हाथों से मेहंदी के पत्तों को पीसकर अपने हाथों में लगाने के लिए तैयार करती थी। फिर एक दिन, मीना, हमें इस जगह पर थोड़ी मोड़ी खेती कर लेनी चाहिए। ये मेहंदी के पौधे से कुछ कमाई थोड़ी ही हो रही है। खेती कर लेंगे तो कुछ पैसे ही बन जाएंगे। नहीं माँ, मेरे मेहंदी के पौधों को हाथ भी मत लगाना। बाजार से मेहंदी खरीदने के तो पैसे हैं नहीं हमारे पास, अब इन्हें तो रहने दो। ये कहते हुए मीना की आंखों में आंसू थे। कावेरी उसके सर पर हाथ रखते हुए कहती है, मीना, मैं जानती हूँ तुझे मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बेटा अपनी हालत तो तुझे पता ही है ना। मैं कितनी मुश्किल से। माँ, मैं सब जानती हूँ, जाओ कर लो जो करना है। इतना कहकर मीना रोते हुए वहाँ से चली जाती है। कावेरी को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो मीना के मेहंदी के पौधों को कुछ नहीं करती। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। ज्यादा काम करने की वजह से कावेरी की तबीयत खराब रहने लगी। वो बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगी। तो मीना ने उससे कहा, माँ, तुम रहने दो, तुम्हें बुखार है, रात भर सोई नहीं हो, मैं चली जाती हूँ काम पर। नहीं मीना, तू कैसे? ना, नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं जाती हूँ। कावेरी जैसे ही उठकर चलने की कोशिश करती है, अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं। मीना उसे सहारा देकर बिस्तर पर लिटा देती है और उससे कहती है, बस माँ, अब तुम आराम करोगी और काम पर अब से मैं जाऊंगी। कावेरी घर पर रहकर आराम तो कर रही थी, लेकिन वास्तव में उसे अच्छे इलाज की भी जरूरत थी, जिसके लिए पैसे तो थे नहीं। दूसरी तरफ अब हर रोज मीना काम पर जाती और लौटकर घर के भी सारे काम उसे ही करने पड़ते थे। इन सब में उसे मेहंदी लगाने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पाता था। मीना, कितने दिन हो गए तूने मेहंदी नहीं लगाई? हाँ माँ, बस मन नहीं कर रहा। अच्छा, मेहंदी लगाने का तेरा मन नहीं? मैं सब जानती हूँ। मैंने बिस्तर पकड़ लिया है और मेरी फूल सी बच्ची पर सारे काम पड़ गए। अब बस बहुत हो गए आराम। मीना, जा, तू जाकर मेहंदी लगा ले, आज मैं जाऊंगी काम पर। नहीं माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं कर लूंगी सब। और मैं सच बोल रही हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, ये मेहंदी का मुझे शौक नहीं। इतना कहकर मीना काम पर जाने के लिए घर से निकल जाती है। कावेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीना सोसाइटी के कई घरों में काम करती थी। उन्हीं में से एक घर आरती का भी था। उसके घर पर तीज का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। तीज की तैयारियों में मीना भी मदद कर रही थी। इसी बीच, अरे ऐसे कैसे? मैंने सारे रिश्तेदारों को बुला लिया है, मेरी सारी फ्रेंड भी आने वाली हैं। मैं उन्हें क्या कहूँगी? फोन पर काफी देर बहस करने के बाद आरती फोन रख देती है। उन्हें उदास देखकर मीना उनसे पूछती है, क्या हुआ मैडम जी, आप कुछ परेशान लग रही हो? हाँ मीना, बड़ी मुसीबत हो गई। कल तीज का फंक्शन है, मैंने सबको मेहंदी लगवाने के लिए यही बुला लिया है और आखिरी मौके पर ये पार्लर वाली धोखा दे गई। कह रही